या आज की क्लास में जो हम बात करेंगे मार्क्सिज्म को लेकर के बात करेंगे, चूंकि अभी तक मैंने लेनिनिज्म को लेके बात किया। लेनिनिज्म से पहले मैंने स्टालिनिज्म को लेके बात किया, उसके अलावा मार्क्सिज्म और स्टालिनिज्म को लेके बात किया था। उसके पहले दो राइटर मैंने कवर किया था, एंटन चेखोव को लेके मैंने कवर किया था। एक राइटर और थे, उनका नाम है दैट वाज आई एम मिसिंग हियर, और मुझे लगता है कि एंटन चेखोव के अलावा हम लोगों ने मैक्सिम गोर्की को परहैप्स कवर किया था। तो रशियन राइटर उसी से ही एक कड़ी और जोड़ रहे कि अगर हमें एनिमल फार्म पढ़ाना है या कोई ऐसा टेक्स्ट लेना है जो मार्क्सिज्म को डील करता है या मार्क्सिज्म उसमें नजर आता है, तो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। आज का जो लेक्चर मार्क्सिज्म पर है वो केवल एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके थोड़ा सा बात होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं चूंकि मुझे मार्क्सिज्म पे लगता है कि 3 लेक्चर लेना पड़ेगा तो हम जाके कवर कर पाएंगे बहुत सारी चीजों को जो है। तो एक तो इसके अलावा एक दो और बहुत अच्छे लेक्चर हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही पड़े हुए, मैं वहां से भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं इसको भेज दूं और आप वॉच कर सकें उसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मार्क्सिज्म है क्या, व्हाट इज मार्क्सिज्म। अगर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे या इसके पहले अगर आपने सुना होगा तो वी ऑल नो की जो मार्क्सिज्म है, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, दो बड़े आप कह सकते हैं कि जर्मन फिलोसफर थे, उनके नाम पर उस चीज को रखा गया। और वो जो लोग थे उनका क्या नाम था, एक का नाम था कार्ल मार्क्स और एंड फ्रेडरिक एंजल, FREDERIC, फ्रेडरिक एंजल, ENGEL, फ्रेडरिक एंजल। इन लोगों ने, हुआ क्या था कि 1848 ईस्वी में एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, उस मैनिफेस्टो का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सब आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, COMMUNIST, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकालते हैं। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये एक तरह का इश्तहार होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी को इस पैम्फलेट में, इस इश्तहार में या इस मैनिफेस्टो में बताते हैं। जैसे हम सारे लोग जानते हैं जब भी इलेक्शन आता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो उनका एजेंडा है, जो गुड गवर्नेंस के प्रोग्राम के तहत 5 साल में लोगों को देना चाहती है, तो वो अपना मैनिफेस्टो निकालती है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा लोगों के सामने लेके जाती है। तो इन्होंने जो बातें रखी, जो उन्होंने कहा, उस चीज को क्या कहा गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज नॉट अ बुक, कोई बुक नहीं है, या पे कह सकते हैं कि कोई पोयम या नॉवेल नहीं है, ये कोई क्रिटिकल दो लोग थे, कौन थे, कार्ल मार्क्स से फ्रेडरिक एंजल थे, जर्मन फिलोसफर थे। अब इन्होंने ऐसा क्या कहा कि कोई बहस दुनिया में छिड़ गई, और उन्होंने आखिर क्या बातें रखी, इसको हम आगे समझ रहे हैं कि क्या उन्होंने बातें रखी। एक सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने जो विचार रखा, वो विचार उस सिचुएशन को बड़ा सूट करता था। वो जो उस समय की सिचुएशन थी बहुत ही उसमें वो अप्रोप्रिएट था। जब कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई बात लाता है तो वो चीजें बहुत तेजी के साथ लोगों में फैलती है, लोग उसको एक्सेप्टेंस देते हैं। तो एक चीज हमें समझना कि इनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो किसको कही गई, सोशलिज्म को लेकर के कही गई है, समाजवाद को लेकर के कही गई है। समाजवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसके अगेंस्ट में काम करेगा, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में काम करता है। कैपिटलिज्म, ये पहले मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा आपको समझा दूं। समाजवाद की उन्होंने बात कही। अब सवाल होता है कि समाजवाद, समाजवादी, हम सारे लोग हर समय सुनते ही रहते हैं कि समाजवाद और समाजवादी, लेकिन समाजवाद के नाम पे न जाने कितने लोगों ने सरकारें बनाई, लूट खसोट भी किए, उसमें कोई किसी से छुपा नहीं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा हूँ, मैं लेनिन के पर्सपेक्टिव में और साथ ही साथ मैं स्टालिन के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे रियली में समाजवाद फला फूला, जहाँ पे जो है उस चीज को बड़ा बढ़ावा दिया गया 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुई, मैं वहां के पर्सपेक्टिव। भारत में तो एक छोटा सा चीज रहा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह
जब आई तब। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में होता क्या है, जो कैपिटलिज्म है वह एक ऐसी मानसिकता है जो कि आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट मेंटालिटी होती है। कैपिटलिस्ट मेंटालिटी में हमेशा जो है, जो ओनर ओनर होगा, चाहे वो फैक्ट्री का ओनर होगा, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का ओनर होगा, चाहे जो है किसी आप कह सकते हैं रिसोर्स का वो ओनर बन जाए, या पूरे देश का मालिक, अगर देश का मालिक भी कोई बन बैठता है और वो बनने के बाद जो है उसका विचार अगर कैपिटलिस्ट मेंटालिटी का है, तो वह हमेशा अपने आप को फायदा पहुंचाएगा और उससे जुड़े लोग जो है, जो मार्केट को चला रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाएगा। जैसे आज के समय में तमाम बात चल रही है, अडानी घराना, अंबानी घराना और तमाम लोगों को कि इनके इनके जो है फायदा पहुंचाया गया है। मेहुल चोकसी को लेकर के बात चल रही है, नीरव मोदी को लेकर के बात चल रही है कि कुछ घराने हैं जिनके हाथों में संपत्तियां चली गई और उन्हीं को ही फायदा पहुंचाएगा। सरकार पे तरह तरह की बातें, वो हम लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए उदाहरण आपको दिया जा रहा है, किस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। अब जब आप कैपिटलिज्म को समझते हैं कि कैपिटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है। यह जो आइडियोलॉजी क्या करती है, पार्टिकुलर आप कह सकते हैं कि पार्टिकुलर पीपल को जो है बढ़ावा देती है। और ये पार्टिकुलर पीपल होते कौन है, ये पार्टिकुलर पीपल वो होते हैं जो देश के तमाम संसाधनों पर राज करते होते हैं, मालिक होते हैं, बाजार में इनका दबदबा होता है। इवन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी खोलेंगे, उनका पर्पस यही होगा कि जनता से जितना ज्यादा निचोड़ा जा सके, धन को उगाया जा सके, उतना उसको ले लिया जाए। ये कैपिटलिस्ट। उसी के अगेंस्ट में एक मेंटालिटी या एक आइडियोलॉजी आती है, उस आइडियोलॉजी को सोशलिस्ट मेंटालिटी या सोशलिज्म कहा जाता है। सोशलिज्म में ये कहा गया कि जो फायदा कुछ घरानों को पहुंच रहा है, ये फायदा कुछ घरानों को नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि ये फायदा क्या होना चाहिए, जो सोसाइटी में आम आदमी रह रहा है, वही आम आदमी जो टैक्स पेयर है, वह आम आदमी जो कि जो है क्या करता है कि सड़कों पर छोटी छोटी जो है दुकानें लगा करके अब बाजार को जो है एक तरह से अब उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, या बाजार भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसकी अपनी कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी दुकानें पटरियों पर लगाया हुआ है। या जो है आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे कारोबारी टाइप के, ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी बिग बाजार खोल लेगा, हर आदमी के पास पेट्रोल पंप हो जाएगा, या हर आदमी शेयर मार्केट में जाकर पैसा लगा देगा। हर आदमी नहीं ना, कम से कम मैं समझता हूँ कि 90% जो जनरेशन है या 80% जो जनरेशन है इंडिया की, वो क्या होती, वो जो है केवल इतना उसके पास इनकम है कि पर डे कमाए, खाए, कुछ सेविंग करे, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई कर सके और शादी विवाह, यही तक का उसका ड्रीम रह जाता। उसका ड्रीम ये नहीं रहता कि हम भी चले कोई बिग बाजार बना ले, या हम भी चले कोई रिलायंस ट्रेंड या कोई बड़े शोरूम खोल ले। दे कांट डू दिस, क्योंकि सारा चीज खोलना, सारा चीज स्टेब्लिश करना किसके ऊपर है, पूंजी के ऊपर है। एंड पूंजी इज नॉट इन आवर हैंड, पूंजी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो कार्ल मार्क्स थे, जो फ्रेडरिक एंजल थे, उन्होंने जो विचार दिया उसमें ये कहा कि ये जो कैपिटलिज्म वाला जो विचार है, जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है, ये फायदा इसको चैलेंज किया और इसको उन्होंने कहा कि ये और दूसरे तबकों तक पहुंचे, दूसरे लोगों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक कैपिटलिस्ट मेंटालिटी पर या कैपिटलिस्ट लोगों पर अटैक नहीं किया जाए, अटैक का मतलब ये कहीं से नहीं उनको शूट कर देना, अटैक का मतलब ये नहीं कि मर्डर कर देना, अटैक का मतलब ये नहीं कि इंजरी करना, अटैक का मतलब ये नहीं कि उनको किसी तरह से जो टॉर्चर करना। अटैक का सीधा सा मतलब है कि इस आइडियोलॉजी को खत्म किया जाए और इसकी आइडियोलॉजी की जगह एक दूसरी आइडियोलॉजी लाई जाए। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, या किसके लिए काम करती है, डेली वेजर्स के लिए काम करती है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किसके लिए काम करती है, पीजेंट्स के लिए काम करती है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किसके लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है। वो फार्मर हो सकते हैं, छोटे छोटे पीजेंट्स हो सकते हैं, वे आपके जो है डेली वर्कर्स हो सकते हैं, डेली वेजर्स हो सकते हैं, और स्पेशली जो वर्कर्स है फैक्ट्री में, वहां के लोगों के लिए हो सकता है। ये जो आइडियोलॉजी है जब ये काम कर रही थी, तो इसी दरमियान एक दूसरी आइडियोलॉजी आती है। ये तो एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात मैंने आपको बताया, लेकिन इसी के लाइट में एक दूसरी आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है कि जब 1848 में बात उठती है, उस समय पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में जो एक और इज्म चल रहा था, उसका नाम था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म। अब सवाल ये उठता है कि इंपीरियलिज्म क्या है, साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी में ये था कि अगर मैं जो है किसी राष्ट्र का
पीएम हूँ, या आप कह सकते हैं बादशाह, उस समय बादशाहत भी चल रही थी, जैसे रूस में जार का शासन था, या और जगहों पे बादशाह दूसरे ढंग से थी, वो डिक्टेटरशिप के रूप में थी, जैसे हिटलर और मुसोलिनी को ले सकते हैं। या एक बड़ा उदाहरण कि यूरोप के जितने नेशन थे, चाहे वो फ्रेंच रहे हो, डच रहे हो, इंग्लिश रहे हो, पुर्तगीज रहे हो, इन लोगों ने क्या किया, एक उनका मोटिव था। उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव सीधे सीधे ये था कि हमें पूरे के पूरे राज्य को हड़प लेना, पूरे स्टेट को हड़पना है, और उस स्टेट को हड़पने के बाद अपनी गवर्नमेंट या अपने जो है किसी एक बड़े अधिकारी को वहां डिप्यूट कर देना है, अपनी सेना वहां भेज देनी है, और उस राष्ट्र के जितने संसाधन है उन सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ जाना। कब्जा करने के बाद उस सारे संसाधन को यूरोप में अपनी कंट्री में उसको भेजना, ताकि हमारा वतन फले फूले, यही सेम चीजें हुआ। तो इंपीरियलिज्म एक बड़ा प्रॉब्लम थी, और इस इंपीरियलिज्म में क्या होता था, पूरे पूरे राष्ट्र को क्रश कर दिया जाता था। सोशलिज्म तो सोसाइटी को क्रश करने वालों के लोगों के अगेंस्ट पे बात करता है, लेकिन जो इंपीरियलिज्म था, जब पूरे राष्ट्र को क्रश किया जाएगा, जो राष्ट्र ऑलरेडी बर्बाद है, जहाँ पे जो है क्लास स्ट्रगल है और तमाम चीजें हैं, उसमें अगर कोई बाहर से भी अटैक कर आकर के जो है कुछ हमले करता है, उसको बर्बाद करता है, तो ये जो इंपीरियलिज्म था, यह एक ऐसे आइडियोलॉजी थी जो किस पर डिपेंड थी, या इसमें जो है पार का जरूरत थी, पार का। इसमें किसकी जरूरत थी? फोर्स की जरूरत थी। इसमें किसकी जरूरत थी? एक पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डिसीजन मेकर हो जो कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो, और वहां पे जीतने के बाद वहां के जो सिटीजन थे उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए, और वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो है लिटरेचर को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, आर्ट को, हिस्ट्री को, ह्यूमैनिटीज को, सोशल साइंस को, सबको जो है क्या किया जाए, डिफेम किया जाए, यही कहा जाए यहाँ पे ये सब कोई चीज नहीं है। तो जब वो दौर चलता है, तो फिर उस दौर के बाद यही इंपीरियलिज्म 20वीं सेंचुरी में जब हमारे सामने आता है, तो वो कौन से रूप में आता है? कोलोनियलिज्म की शक्ल में आता है। कोलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म का एक दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। कोलोनियलिज्म ये है कि इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी को एक पार्टिकुलर विचारधारा के साथ आगे बढ़ाना, और इंपीरियलिज्म जो था वह शक्ति के बल पर, तलवार के बल पर साम्राज्य को जीतना, साम्राज्य को जीतने के बाद एक आइडियोलॉजी डेवलप करना, और उस आइडियोलॉजी में कहना जिस साम्राज्य को मैंने जीता है, यहाँ के लोग जो है सेकंड क्लास सिटीजन है, यहाँ कोई लिटरेचर नहीं, कल्चर नहीं, रिलीजन नहीं, और मैं इन लोगों को एजुकेट करूंगा, इन लोगों को सोफिस्टिकेटेड बनाऊंगा। तो जब ये आइडियोलॉजी चलती है, जिसको क्या कहते हैं? कोलोनियलिज्म कहते हैं। तो अभी हम इंपीरियलिज्म पे बात कर रहे हैं ना, हम कोलोनियलिज्म पे। हमारा मकसद है केवल और केवल किस पे बात करना? मार्क्सिज्म पर। लेकिन मार्क्सिज्म को बात करने से पहले या समझाने से पहले मैंने आपको बताया कि ये सब उसी से को रिलेटेड है, आएगा ये चीज बीच बीच में जरूर। तो मार्क्सिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, इस पे बात चल रही है। जब हम मार्क्सिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म पे बात करते हैं, तो मार्क्स कहता है कि हमारी जो विचारधारा है, वह विचारधारा आम आदमी को फायदा पहुंचाने का है। हमारी जो विचारधारा है वो ये कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वाटर का सोर्स रहा हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कि पहाड़ हो, इन सारी जगहों पर या इन सारी चीजों पर आम आदमी का वर्चस्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पहुंच जाए वहां फैक्ट्री लगा दे और कह दे पूरा जमीन हमारी हो गई, वो फैक्ट्री का मालिक बन जाए, और जितने रॉ मटेरियल हो उसका फैक्ट्री में यूज करे, फिर उसको राइट मटेरियल में बना करके मार्केट में बेचे, 90% पैसा अपने पास रखे, 10% पैसा जो है क्या करें, 100 लोगों के बीच में बांटे। तो ये चीज नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत है? हमें ये समझने की जरूरत है कि जो समाज है वह क्लास में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? दैट इज द क्लास स्ट्रगल। जो सोसाइटी है वह कई क्लास में डिवाइड है, क्लास स्ट्रगल। अब क्लास स्ट्रगल की जब आप बात करते हैं तो दो बड़ा पॉइंट आता है। क्लास स्ट्रगल जो है यह इस पर्टिकुलर चीज का हुआ कि ये क्लास स्ट्रगल कास्ट के नाम पर नहीं है। ये क्लास स्ट्रगल किसके नाम पर? उन्होंने बताया कि इसी समाज में अमीर भी है और गरीब भी है, और अमीर और गरीब के बीच का भी एक वर्ग है जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसमें हम लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये फायदा उठाया गया, ये फायदा तो
बड़े घरानों ने उठा लिया। लेकिन हमें ये बात करनी है कि ये जो समाज है ये आखिर क्लास क्लास में क्यों डिवाइड है। क्लास में इसलिए डिवाइड है, जिसके पास कम पैसा आया वो गरीब हो गया, जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा आया वो अमीर हो गया, जिसके पास सब कुछ आया वो क्या हो गया, वो आपका अपर क्लास हो गया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि ये क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाए, जो ये वर्ग संघर्ष है, जो वर्ग की लड़ाई है, किसी के पास पैसा ज्यादा किसी के पास पैसा कम है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक नाम दिया, वह क्या नाम दिया, क्लास लेस सोसाइटी। क्लास लेस सोसाइटी। और क्लास लेस सोसाइटी क्या है, वर्ग विहीन समाज। अब सवाल उठता है वर्ग विहीन समाज क्या होता है, ऐसा समाज जिसमें ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब बराबर के हो। अब कुछ लोगों ने ये भी कहते हैं कि क्या यह संभव है कि किसी समाज में कोई अमीर ना हो, किसी समाज में कोई गरीब ना हो, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वर्ग संघर्ष को जो है खत्म किया जा सकता है, और अगर सब लोग बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी के यहाँ काम क्यों करेगा, कैसे करेगा। ऐसी बात नहीं की कार्ल मार्क्स का मकसद ये नहीं था कि कोई किसी का काम नहीं करे, उनका ये मकसद था अगर किसी की सैलरी जो है, किसी को अगर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है तो जो लोअर तबका है उसको भी कम ना मिले, उसको भी इतना मिले कि उसके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ सके, वो लोग भी अच्छा खाना खा सके, अच्छे ढंग से रह सके, उनका भी जीवन स्तर बेहतर हो। उन्होंने काम को लेकर परहेज नहीं किया कि कोई अगर झाड़ू पोछा करने वाला है तो झाड़ू पोछा करने वाले अब लोग समाज में ना रहे, फसल काटने वाले लोग ना रहे, मजदूरी करने वाले लोग ना रहे। उन्होंने कहा ये तबका रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन इस तबके को इतनी इनकम होनी चाहिए कि वह मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी है वो सब चीजें, उसके पास भी एसी हो, बड़ा सा कमरा हो, घर हो, तमाम चीजें, ये सारी चीजें होती है। और एक क्लासलेस सोसाइटी की उन्होंने बात की। फिर उन्होंने एक और दो शब्द यूज किया, वो चीजें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इस क्लासलेस सोसाइटी का उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें समझना है कि दो चीजें सोसाइटी में, एक आदमी के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेस, और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। एक होता है बेस और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। जो बेस होता है वह किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमी तय करता है, आपका बेस क्या है, इकोनॉमी। और सुपर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, उस समाज का कल्चर, उस समाज का खाना पीना, उठना बैठना, तीज त्योहार, उस समाज की रिश्तेदारी नातेदारी, उस समाज के आपस के रिलेशन, ये सुपर स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि जो समाज या जिस समाज के लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा उनका त्योहार मनाने का तरीका भी अलग होगा। त्योहार मनाने का तरीके का मतलब ये होगा, ऐसा नहीं कि वो त्योहार किसी अलग ढंग से मनाने का मतलब ये है कि उनके मनाने में ज्यादा शान शौकत, ज्यादा पैसा खर्च होगा, वो गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां करेंगे, बड़े लोगों से मिलेंगे, आरामदायक जिंदगी व्यतीत करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में होगा। कम किसके हाथ में होगा, अगर उनका बेस मजबूत है। तो बेस का मतलब सीधे कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, कि आप इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। ये बात सही है, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो मोस्ट प्रोबेबली जीवन में जितनी चीजें हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लोग कहते हैं कि भौतिकवादी जितनी भी चीजें उन सबका आप इंजॉय तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव मनी। या तो आप जो क्या करिए कि बिल्कुल भौतिकवादी जीवन में आपको कोई इंटरेस्ट ना हो, आप साधु बन जाइए, कहीं गुफाओं में जाकर के तपस्वी बन जाइए। लेकिन अगर आपको मार्केट में रहना है, जैसे अगर हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम सारे लोग जो है बेहतर एजुकेशन प्राप्त करें, और बेहतर एजुकेशन के लिए ये भी ख्वाहिश होती है कि चले हम कहाँ पे फॉरेन चले जाए। तो फॉरेन जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे पास हमें कोई स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे दे, या तो हमारे पास पैसा हो। तो स्कॉलरशिप भी जो मिल रही है वो क्या, वो भी धन के रूप में मिल रहा है। तो हम तो ये चीजें होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इतना नहीं, उनका हर बच्चा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचा हुआ है, पढ़ रहा, वो क्यों पढ़ रहा, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी उनका स्ट्रांग है। अब उन्होंने कहा कि जब आपका बेस कमजोर होगा तो आपका सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी कमजोर होगा। आपका खाने का तरीका, पहनने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हो सकता है कि जो उनका कल्चर होता है बहुत सारी चीजें गलत वहां पर भी हो। लेकिन जो भी अगर आप देखिएगा, जैसे अगर मजदूर वर्ग है वो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, उनके जब वो आते हैं तो उनके कपड़े वैसे ही पसीने से जो है बिल्कुल है, या जो है गंदा है, या वो जो है उतना साफ सुथरे नहीं है, नहाए नहीं, तो आदमी क्या करता है, उससे अवॉइड करता है। अगर कोई भी मजदूर या मजदूर का बच्चा
आपकी जो है ट्रेन का रिजर्वेशन जो आपने कराया है, अगर आपकी बोगी में या आपकी सीट के बगल आके बैठ जाए तो आप 2 बार इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे कि हमसे टच ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये सबकी मेंटालिटी होती है। तो उसका क्या है, क्योंकि उसका इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं, उसके पास इतना नहीं है कि वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन सके, बहुत अच्छे ढंग से जीवन वो कर सके। तो उन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात की है। ये चीजें ध्यान में रखना। कुछ वर्ड्स है जो थोड़ा सा मैं उसको पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि हाँ ये चीजें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि अगर हम एक और एस्पेक्ट को लेकर के बात करें, उन्होंने जब क्लास की बात की तो क्लास में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज व्हाट, दैट इज द बूर्जुआ। क्लास कैसे हुआ, BOURGEOIESE, बुर्जुआ सोसाइटी। वी ऑल नो कि जो बुर्जुआ सोसाइटी है, यह एक ऐसी सोसाइटी है जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्रीम, जैसे दूध है, दूध में जो ऊपर की लेयर है क्रीम है, उसको ले लिया जाए तो दैट इज द बुर्जुआ सोसाइटी, जो सारी समाज की सारी क्रीम चीजें, सारी अच्छी चीजें इसके हाथ में जाती है। अगर आप 200 रुपए का एप्पल खाते होगे तो हो सकता है 1500 रुपए किलो का एप्पल इनके पास जाता हो। ऑल दिस थिंग्स यू सी। अब उसके बाद जब आप बुर्जुआ सोसाइटी की बात करते हैं, इसका मतलब ये कौन सी सोसाइटी, जो बिल्कुल अपर क्लास है, जिनके पास सारा पैसा सब कुछ है। उसके बाद एक सोसाइटी और आती है जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोलिटेरियन। प्रोलिटेरियन, RIOT। जो प्रोलिटेरियन सोसाइटी है यह आम लोगों का, जिसमें रिक्शा पुलर है, मजदूर है, ओनर्स ऑफ द सॉरी वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री है, इस तरह का जो समाज है वो क्या कहा जाता है, वो प्रोलिटेरियन कहा जाता है। तो ये सब कुछ शब्द है जो मतलब आपको देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको लिटरेचर में भी देखने को मिलेगी। खास करके अगर अभी हम लोगों ने मदर पढ़ा था, मदर के अलावा अगर आप जो है जॉन गार्सवर्दी का ड्रामा पढ़ेंगे, खास करके स्ट्राइफ वगैरह, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि इस तरह के रिफ्लेक्शंस या इस तरह की चीजें जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगी। W.H. आर्डन का एक पोयम है अननोन सिटीजन, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर ही है। अब उसके बाद जो है मैं कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि जो चीजें द थिंग्स विच आई शेयर्ड विद यू या विच आई explained with you in my own language, are you able to understand? Just give me your quick response. तो मैं theoretical part पढ़ूँ। Yes sir, yes, very interesting sir, बहुत शानदार है सर। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ये आता है, या सर मुझे एक बात और पूछनी थी, सोशलिज्म कैपिटलिज्म था और एक और था उसमें कम्युनलिज्म भी था शायद। कम्युनिज्म। जो कम्युनिज्म है दैट इज द सोशलिज्म। कम्युनिज्म कुछ नहीं, जो शुरू में रहा है, इनकी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को जो है क्या किया गया, कम्युनिज्म किया गया। और जो कम्युनिज्म है वह कम्युनिज्म जब एक राजनीतिक विचारधारा ले लेती है तो यही सोशलिज्म कम्युनिज्म का रूप धारण कर लेता है। इसी से कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है, ऐसी पार्टी जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। और इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फासिज्म। फासिज्म जो है वो जो हिटलर की विचारधारा, जो मुसोलिनी की विचारधारा थी, जो राइट विंग की विचारधारा होती है, वो चीज क्या कहा जाता है, वो फासिज्म होता है। FASCISM। So I just want to explain it here कि Marxism is one of the most significant theories and the philosophy that has contributed much to the modern world. मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कंट्रीब्यूशन रहा, और किसके नाम पे, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के रहा। उस पर जिसमें उन्होंने किसको लेकर के बात किया, वर्किंग क्लास। उनकी जो सिंपैथी थी वर्किंग क्लास के प्रति थी। वर्किंग क्लास टू क्वेश्चन द इनजस्टिस। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में क्वेश्चन किया कि आखिर जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है या जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके खिलाफ इनजस्टिस क्यों होता है, उनको जस्टिस क्यों नहीं मिलता। व्हाई डू दे नॉट गेट जस्टिस। जस्टिस ना मिलने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देयर आर ओनली सम घराना, जो आप कह सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल घराना हो, चाहे वो घराना व्यापारियों का हो। भारत की जो संपत्ति है अगर आप देखेंगे, कम से कम आप ये समझिए कि 70% से ज्यादा जो संपत्ति है वो केवल 20 परिवारों के हाथ में है। 20 परिवार को मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और बाकी जो 30% संपत्ति है उस पर भारत की 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या। 1 अरब 35 करोड़ का मतलब ये हो गया कि अगर मैं
कुछ फैमिलीज को हटा दूं, इसका मतलब होगा 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या जो है वो केवल 30% प्रॉपर्टी वो अवेल करती है और 70% से ज्यादा प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ में है, जो कि उसका मिस यूज कर रहा है, अपने ढंग से यूज कर रहा है। अगर वो उसका कुछ हिस्सा लगा दे तो भारत की एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल सुधर जाएगी। तो किसी किसी के पास तो इतना है कि जब उनके ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है तो मशीन आती है कैश को गिनने के लिए। इवन यू कैन जस्ट सी, अक्सर डे बाय डे हम लोग इसको देखते रहते हैं। तो जो जिन लोगों ने इसको अक्यूमुलेट कर लिया, और इवन ये चीज कब देखने को मिला, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसमें दिसंबर 2016 में या 8 नवंबर 2016 को, तब ये हुआ था कि बहुत सारी चीजों पर कमर टूट जाएगी, जिसमें टेररिज्म को भी लेके बात कही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो तमाम तरह के काले धन है उसका जो है खात्मा हो जाएगा, और जो फंडिंग होती है तमाम तरह की उस पर भी विराम लगेगा, ये भी कहा गया था कि तमाम चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी आज करीब 16 इधर 24 होने जा 23 चल रहा है, 7-8 साल हो गया, 8 साल के बावजूद भी अभी जहां जहां पे सीबीआई का छापा पड़ा या जिनके पास ईडी का, अभी इस लोगों के पास उतना ही ज्यादा कैश निकला, तमाम चीजें रही। तो आई जस्ट वांट टू से कि वो जो कैश इकट्ठा होता है आता है, वो कहाँ जाता है, उसको लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों के जो आम आदमी उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके पैसे से पूरा देश चल रहा है, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली दे एक्यूमुलेट। फिर क्या होगा, इलेक्शन आएगा 5 साल बाद, फिर लोग चंदा के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे, हजारों करोड़ का चंदा चला जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं बताएगी कि चंदा कहाँ से आया, उसको किसने दिया। लेकिन आपसे सीबीआई या ईडी जरूर पूछेगी कि आपने जो है कहाँ से पैसा लाया या आपने कहाँ से पैसा कमाया। 2 रुपया अगर आपने टैक्स बचा लिया तो तुरंत नोटिस आ जाएगा कि आपने इस साल टैक्स इतना कम दिया। ये जो चीजें हैं ये पनप रही है ना, ये पूरा का पूरा एक माशरा है कि एक हमाम, उसमें सभी के सभी उसी तालाब में नहा करके निकले हुए, कोई नो वन इज प्योर, आप कह सकते हो नो वन इज स्वच्छ, यू कैन जस्ट से। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये ऐसा नहीं कि आज 21st सेंचुरी में हो रहा है। भारत तो कैपिटलिज्म में बहुत तेजी के साथ जा रहा है। एक समय था जब नेहरूवियन आइडियोलॉजी थी, जब गांधीयन आइडियोलॉजी थी, तो गांधीयन आइडियोलॉजी ये बात कहती थी, या गांधीयन आइडियोलॉजी में ये बात कही जाती थी, भारत गांव का देश है, गांव की उन्नति से ही भारत की उन्नति संभव है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट विलेज की बात नहीं करेंगे, जबकि सारी पॉपुलेशन गांव में रह रही है, जानवर गांव में देखने को मिलेगा, फसलें गांव में देखने को मिलेगी, और असली तीज त्योहार, असली धर्म जो मनाया जाएगा गांव में ही देखने को मिलेगा। मजदूर आएगा गांव से ही आएगा, किसान आएगा गांव से आएगा, फल फ्रूट आएगा गांव से ही आएगा, जितने भी पानी के रिसोर्सेज है वो सब के सब गांव में ही है। तो और आपने शहरों में क्या किया, कंक्रीट के जंगल बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, आपने हाईवे बना दी, आपने सड़कें बना दी, आपने तमाम चीजें कर दी, थोड़ा बहुत जो है बाग बगीचे, एक आठ जो फूल फुलवारी अकेले नजर यहाँ पे आ जाएगा शहरों में, नथिंग एट ऑल, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा, इवन आपको चलने में भी दिक्कत होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मार्क्स के जमाने में भी यूरोप में यही हो रहा था। यूरोप जिस हिसाब से मटेरियलिज्म की ओर बढ़ रहा था, वर्कर्स की हालत खराब थी, 14-14 घंटे काम करते थे, फिर भी उनको जो है बेहतर जीवन जीने का मुहैया नहीं हो रहा था। और उस दौर में जब ये प्रॉब्लम थी तो एक आप कह सकते हैं नई विचारधारा लेके अगर कोई आया, बात करना शुरू किया, इतनी तेजी के साथ उसको लोगों ने अडॉप्ट किया। उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन क्या था, इनजस्टिस। और यह इनजस्टिस किसके साथ था, वर्किंग क्लास के साथ। एक उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि किसी तरह का इनजस्टिस हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, जो आप कह सकते हैं कि ओनर ऑफ द फैक्ट्री है। नहीं, ओनर ऑफ द फैक्ट्री ने फैक्ट्री लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे 100 गुना ज्यादा कमाया। और किसके बल पर कमाया, खून और पसीना जो मजदूर ने अपना लगाया, जो कई घंटों काम किए, जिनके अपने लोग जो है, जिनको सांस की बीमारी हो गई, दम घुटने लगा, तमाम बीमारियों से वो मर गए, और तमाम सारी उनके साथ दिक्कतें आई, they didn't get anything. So the questions were raised कि why injustice with the working class। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सब चीजें हैं। मतलब आई एम नॉट डिलीवरिंग एनी स्पीच बिकॉज आई माइसेल्फ इज नॉट अ, आप कह सकते हैं लीडर या किसी पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स भी उठाते हैं, जो भी मार्क्सिज्म पढ़ाएगा आपको ये बातें कंटेम्परेरी सिचुएशन से जोड़ के कहेगा। द इनजस्टिस वर्किंग क्लास इट फोर्स्ड अपॉन देम थ्रू देयर वेजेस। और साथ ही साथ उनके क्या किया गया, जो वेजेस था, वेजेस जो डेली वो पर डे कमाते थे, जो उनका अपना काम किए, फिर काम करने के बाद शाम को उनकी मजदूरी मिली, उस पर भी तमाम तरह का
उनकी लाइफ स्टाइल पर क्वेश्चन किया गया, उनको ऑप्रेस किया गया। मार्क्सिज्म फॉर मेनी इज अ बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। मार्क्सिज्म बहुत सारे लोगों के लिए शुरुआत में क्या था, एक प्रोग्रेस था, उन्नति की। ये जो है उम्मीद की एक नई किरण थी। किनके लिए उम्मीद की नई किरण थी? वर्कर्स के लिए, क्योंकि ये उनके साथ सिंपैथी थी, या उनकी आवाज बनकर के उभरा। तभी से जाकर के ट्रेड यूनियन की बात हुई, मजदूर यूनियन की बात हुई, उनको अपना इकट्ठा किया, मजदूरों को अपनी ताकत का एहसास कराया। अगर आपको याद होगा, यू ऑल बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहां पे एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दारागंज के एक बड़े पोएट है, और उनकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है, स्टेच्यू है अपने यहाँ लाइब्रेरी के सामने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक पोयम लिखा था, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, लिए हाथ में हथौड़ा करती बार बार प्रहार। इसमें जो इमेज उन्होंने प्रेजेंट किया है, एक वर्किंग क्लास का इमेज है, लेकिन वह जो वर्किंग क्लास है ऊबर है, मैन नहीं है। ये भी मार्क्सिज्म में आता, पेड वर्क और अनपेड वर्क की बात करते हैं। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, लिए हाथ में हथौड़ा करती बार बार प्रहार। कोई सड़क बन रही है, उस सड़क में जो है आदमी औरत सभी अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। चिलचिलाती धूप में एक औरत हथौड़ा लेकर के बार बार जो क्या कर रही है, प्रहार कर रही है, तोड़ रही है गिट्टी वगैरह। अब आप ये बताइए कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ऑब्जर्वेशन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कितना उधर कंसेंट्रेशन रहा होगा कि उन्होंने उस इमेज को पोयम की शक्ल दे दिया जो उन्होंने देखा। तो उन्होंने इसमें बात कही, आगे उन्होंने और तमाम बातें कही, बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या जो है उस औरत को जिसने हाथ पे हथौड़ा उठाया है, क्या उसको इतना कमाई या इतना मिल पा रहा होगा कि वो अपने बच्चों को पाल पोस रही होगी? आज भी अब तो बहुत स्थिति बदल गई। अब तो जो है ठीक है, जो लोग घर बनाने वाले मजदूर है, 500 रुपया उनको शायद मजदूरी है, और जो मिस्त्री वगैरह है वो करीब 800-900 हजार रुपया लेते हैं, लेकिन इनको हमेशा जो है काम नहीं मिलता। जैसे मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, ठीक है, कोरोना आया था, कोविड आया था, तभी मुझे पूरी सैलरी आई, कुछ गवर्नमेंट ने काटा। लेकिन जो कोविड में जितने मजदूरों को आपने भागते हुए देखा, दिल्ली से इलाहाबाद की ओर, पटना की ओर, या महाराष्ट्र से आते हुए आपने देखा, तो उनकी स्थिति आप देखिए, वो अपने गांव को जब लौटे तो उनके हाथ में ऐसा नहीं था, पैदल चले, कई कई 100 किलोमीटर पैदल चले हैं। एक बिटिया तो पूरा साइकिलिंग करते हुए अपने बाप को बैठा करके कहां से कहां ली गई। तो जस्ट इमेजिन कि ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम व्हेन दे डोंट हैव एनी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज द सिचुएशन। क्या उनके पास बैंक बैलेंस हो सकता था? शमी में नौकरी में वो घर पे बैठे थे, सब्जी वाला सब्जी लाया, दूध वाला दूध लाया, और तमाम चीजें, हमारा परिवार तो पल गया, हम बहुत अच्छे ढंग से काम कर लिए। लेकिन जब आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, देन यू कम टू नो कि यार रियली में बहुत सारा डिस्पैरिटी है, गैप है, जिस पर बात करने की जरूरत है। देन यू फाइंड की या उसके बाद जो है एक और पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा कि इस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में वेयर यू कम टू नो कि ना बिगिनिंग ऑफ, ये उसका लेकर के बात किया था कि इसका वर्किंग क्लास को इनजस्टिस को लेकर के, और ये बात किया कि उनको जो आप पैसा दे रहे हैं, जो डेली वेजर्स है, हाउ मच डू दे अर्न, हाउ मच डू दे गेट, व्हाट दे डू, वो कितना कमाते हैं, कितना मिलता है, और उनका लाइफ स्टाइल क्या है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। Marx believed that instilling his ideology in the minds of people like him would one day make the world an ideal classless society. दूसरा शब्द क्या है? क्लासलेस सोसाइटी। उन्होंने ये देखा कि जो समाज है वो क्लास में बटा हुआ है, और इस समाज को हमें कैसे बनाना है? क्लासलेस बनाना है, वर्ग विहीन बनाना है। कोई भी समाज वर्गों में ना बटाओ कि तुम अपर वर्ग क्लास के हो, तुम मिडिल क्लास के हो, तुम लोअर क्लास के हो। लेकिन ये वर्ग विहीन कब बनेगा? ये वर्ग विहीन तभी बनेगा जबकि सोसाइटी में सभी के पास पैसा इतना पहुंच जाए कि वे अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सके। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द ड्रीम। अब उसके बाद जो है यहाँ पे वो बात करते हैं मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये एक ऐसा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, वो सारे पर्सपेक्टिव से, सारे ढंग से जो है बात करता है, सारी चीजों को देखता है। और यह एक ऐसी फिलॉसफी जो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, दैट एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। और यह जो है क्या करती है, ये देखती है कि इम्पैक्ट किसका पड़ा। जो रूलिंग क्लास है उन्होंने लेबरर्स को किस तरह से ट्रीट किया। रूलिंग क्लास का मतलब ये नहीं को बादशाह ही रहे वो तभी जो है,
जैसे रूलिंग क्लास का मतलब कहीं अगर मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं खोल लूँ, क्लास 6 से लेकर के 10+2 तक का मैं कोई स्कूल खोल लूँ, और उस स्कूल में मैंने क्या किया, 15 टीचर रख लिए, एक पीयर रख लिया, एक क्लर्क मैंने रख लिया, एक अकाउंटेंट रख लिया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि बाय द वे अगर मुझे बेनिफिट महीने का 2 लाख मिल रहा है, तो मैं सोचूं कि यार 1.5 लाख रुपया मैं क्या करूं, मैं अपने पास रख लूं, बाकी जो टीचर है सबको 6-6, 7-7 हजार रुपए दे करके ऐसी किसी तरह से 50,000 में सारे लोगों को सैलरी दे दूं। तो इसका मतलब हुआ कि ठीक है, मैंने स्कूल खोला, मैंने पूंजी लगाई, लेकिन जो पूंजी मैंने लगाई, जो मैंने स्कूल खोला, वह किसकी वजह से रन कर रहा है, मेरी वजह से नहीं रन कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने केवल खड़ा किया। लेकिन अब जो काम हो रहा है उसमें उस टीचर की वजह से हो रहा है, उस पीएन की वजह से, उस क्लार्क की वजह से। लेकिन मैं उसमें से क्या कर रहा हूँ, मैं जो है लगभग 70% अपने अकाउंट में रख रहा हूँ, और 30% में क्या कर रहा हूँ, 30% में उस सबको दे रहा हूँ। तो वो प्रोग्रेस करेंगे कि हम प्रोग्रेस करेंगे? भाई वो उस 30% में क्या करेगा, खाएगा, कमाएगा, बच्चा पालेगा, क्या करेगा? तो ये जो चीजें थी कि उन्होंने ये बताया कि आखिर जो रूलिंग क्लास का था, चाहे वो ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री हो, मास्टर्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, आपके घरों में जो झाड़ू पोछा करने वाला आ रहा है, जो और काम करने वाला आ रहा है, जो आयरन करने वाला आ रहा है, जो आपका साफ सफाई करने वाला आ रहा है, या जो है आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले अगर आप फ्यूडल सिस्टम की बात करिएगा, तो फ्यूडल सिस्टम में जब लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, लैंड लेडीज थी, ड्यूक थे, डचेस थे, और उसके अलावा किंग और क्वींस वगैरह थे, तो उस समय जब एग्रीकल्चर ही हमारा जीवन था, उस समय जो क्या होते थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे या फार्मर्स थे, फार्मर्स के अंडर में छोटे छोटे पीजर्स काम करते थे। तो उस पीजर्स की क्या हालत थी, उन पीजर्स को कैसे ट्रीट किया गया, उनके साथ कैसा बिहेव किया गया, उनके साथ रूलिंग क्लास ने कैसा ही किया? दीज आर द क्वेश्चन जो यहाँ पे है। लीडिंग टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और उन्होंने क्या किया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे अनइवन है, जो है इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, जो अभी तक हम लोग बात करते थे, वो क्या था, द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास है उसका इम्पैक्ट किस पर, ऑन द लेबरर्स पर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा लीडिंग टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है वो किस हिसाब से बांटा गया लोगों के बीच में, एंड प्रिविलेज इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में किसका प्रिविलेज रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है रही है, या ये सारी की सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर कि हाउ द लेबर क्लास वाज ट्रीटेड। नंबर 1 पॉइंट किसके द्वारा, बाय द रूलिंग क्लास। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ व्हाट वाज द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो पैसा था, धन था, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड प्रिविलेज किसका था सोसाइटी में। फिर इस चीज को हुआ कि इट स्टिमुलेट्स द वर्कर्स टू प्रोटेस्ट द जस्टिस, और जो ये आइडियोलॉजी है या स्टिमुलेट करता है वर्कर को कि वो मैदान में उतरे, अपने अधिकारों की बात करें, उनके खिलाफ हुआ है। द थियरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स, इसको कार्ल मार्क्स ने इस थियरी को, फ्रेडरिक एंजल ने इस थियरी को वो किया, और ये जो थियरी आई है उनके वर्क में, उस वर्क का क्या नाम था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इट वाज अ पैम्फलेट, एक पैम्फलेट की शक्ल में आया, दे क्रिएटेड ड्यूरिंग द एज ऑफ इंपीरियलिज्म, और यह उस समय आया जब इंपीरियलिज्म, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, इंपीरियलिज्म जो है ये भी एक तरह का रूलिंग क्लास डेवलप करता है, लेकिन इसमें जो रूलिंग क्लास होता है, कोई एक बादशाह होगा, डिक्टेटर होगा, इट विल कॉन्कर एंड वन द लैंड ऑफ अदर कंट्रीज, उनको कर लेगा। रूटिंग फ्रॉम देयर ओन स्ट्रगल्स एज मेंबर्स ऑफ द प्रोलिटेरियट, और दूसरा वर्ग क्या आया, प्रोलिटेरियट आया, जिसमें प्रोलिटेरियट कौन है, वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, उन सबको उन्होंने किया। According to Marx, history demonstrates the existence of class struggle centuries earlier. उन्होंने बताया कि इतिहास के पन्ने, if you turn the pages of the history, तो जो क्लास स्ट्रगल का साक्ष्य है वो सदियों पहले का, ऐसा नहीं कि केवल 20वीं शताब्दी में आया, 18वीं शताब्दी में आया, विक्टोरियन एरा में आया, नो डाउट एट ऑल, यू कैन जस्ट सी the existence of class struggle centuries earlier। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, किसका, फ्यूडलिज्म का उदाहरण दिया आपको, मैंने उदाहरण दिया कि द मिडिल एजेस में लैंड लॉर्ड्स, लैंड लेडीज, ड्यूक, डचेस, उस समय तो ये बहुत ज्यादा था। Ajit Singh, existence of class struggle centuries earlier, he explains the struggle through 5 stages। ये स्ट्रगल 5 स्टेजेस से आया हुआ है, ये थोड़ा सा लिटरेचर का पॉइंट होगा जो हमें समझना है। पहला स्टेज क्या था, प्रीमिटिव कम्युनिज्म, द एज ऑफ
हंटर गेदरर्स वेयर एवरी ह्यूमन वाज ट्रीटेड इक्वली। यह एक ऐसा एज था जब प्रीमिटिव एज था, जब प्रीमिटिव में लोग जंगलों में रहते थे, हर आदमी काम करता था, जंगल में रहते थे। उस समय आप जंगल में गुफाओं में रहते थे, कंदमूल लोग खाते थे, तो कंदमूल की इकट्ठा के लिए सभी लोग काम करते थे, सभी लोग जाते थे जो है, ये इस तरह की चीजें रही है। इवन यू कैन जस्ट सी, आई जस्ट वांट टू शेयर यू हियर कि जो इंडिया का गुरुकुल सिस्टम था उसमें ये बड़ी अच्छी बात थी कि बड़े बड़े राजघराने के बच्चे जो होते थे वो गुरुकुल सिस्टम में जाते थे, गुरुकुल पद्धति से जो है एजुकेशन ग्रहण करते थे। और आई वाज सीइंग रामायण, तो उसमें दिखाया गया था कि कैसे जो है लॉर्ड रामा, भरत, शत्रुघ्न, ये सब लोग गुरुकुल सिस्टम में दे वर स्टडीइंग, गेटिंग एजुकेशन, और फिर अपने गुरु के लिए जाते थे, भिक्षा इकट्ठा करते, जिसमें उन्होंने दिखाया गया था माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि करके। तो एक वहां पे हायरार्की डेवलप की गई थी कि नो वन इज किंग, नो वन इज क्वीन, स्टूडेंट लाइफ में ऑल आर इक्वल और सबको वो काम करना है। अजीत सिंह, लेकिन व्हेन यू सी कि जब एक एपिसोड आता है कृष्ण और सुदामा का, कि सुदामा की जब गरीबी को देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि रियली में कैपिटलिज्म वहां पे रहा होगा सुदामा की गरीबी को देख करके, कि उनको जो है वहां पे नहीं किया गया। देन कृष्ण केम एंड हेल्प हिम। सो ऐसे तमाम साक्ष्य यू कैन जस्ट सी, इवन यू कैन जस्ट सी द कांसेप्ट ऑफ एकलव्य, कि हाउ द्रोणाचार्य डिनाइड टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वहां पे वो सब चीजें रही थी। और जब आप जो है अनटचेबल पढ़ते हैं, किसका, जो मुल्कराज आनंद का, जिसमें सोहिनी है, जिसमें प्रीस्ट कालीनाथ है, और माखा है, लाखा है, यू कैन जस्ट अप्लाई मार्क्सिज्म वहां पे अंडरस्टैंड करने के लिए कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म को लेकर उन्होंने बात किया कि इस एज में लोग हंटिंग का काम करते थे, हंटर गेदरर से, वेयर एवरी ह्यूमन वाज ट्रीटेड इक्वली, यहाँ पे सारे लोग इक्वल थे। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ क्लास, इस एज में कोई क्लास नहीं था। द एज ऑफ स्लेवरी, उसके बाद दूसरा एज आता है, वो कौन सा एज था, द एज ऑफ स्लेवरी। ये सारा एज आपको समझना है। ये जो एज ऑफ स्लेवरी है, वेयर देयर वाज क्लास डिस्टिंक्शन, एज ऑफ स्लेवरी में क्लास डिस्टिंक्शन शुरू होता है। जैसे अगर इफ यू से कि भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीजें हमारे हाथों में आती है और किंगशिप की बात आती है, तमाम जो है धार्मिक सिद्धांत डेवलप किए जाते हैं, तो वहां पे जो है स्लेवरी का कॉन्सेप्ट और नजर आने लगता है, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि कई केसेस में कैसे ब्रूटली ट्रीट किया गया चीज जो है। तो दिस थिंग्स वी सी, वी कम टू नो दिस थिंग्स जो है। और इवन जो व्हेन यू टॉक अबाउट लॉर्ड बुद्धा की वजह जब आप बात करते हैं, तो लॉर्ड बुद्धा ही वाज अ प्रिंस बट ही गिवन अप द फैमिली, शान शौकत, उनसे बड़ा बड़ा मार्क्सिस्ट मैं नहीं कहता भारत में ऐसे गांधी से बड़ा मार्क्सिस्ट कौन हो सकता है। लेकिन जब आप एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो एंशिएंट इंडिया में लॉर्ड बुद्धा से बड़ा मार्क्सिस्ट मुझे नहीं देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। आई एम सेइंग ऐसे बहुत सारे बादशाह थे, बाद में जो है अशोका ने भी ये काम किया था, द ग्रेट अशोका ने, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है, सबको जो है, तमाम जो लग्जरियस लाइफ थी उसको त्यागने को कहा, देन सेंट देम की वो तमाम जगहों पे भेजा उनको। बट हियर यू कैन जस्ट सी कि ही वाज अ प्रिंस गिवन अप द लग्जरियस लाइफ एंड बिकेम अ सेंट, ऑल दीस थिंग्स, सर्व द पीपल, talked about the rights of the people, and then said कि this is the real meaning of the life, meditation dedicated to serve the humanity, these things you see। तो एक सेकेंड स्टेज जो उधर बताया गया, दैट जब स्लेवरी को लेकर के बताया गया। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज है, दैट इज द वर्ड, दैट इज द फ्यूडलिज्म, सामंतवादी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मिडिल एज में, जिसमें जो है आप स्ट्रगल देख सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स है, ओनर्स है, पीपल है, ऑल दिस थिंग की एग्रीकल्चर का जमाना, उसमें कैसे लैंडलॉर्ड्स इनको करते हैं। देन उसके बाद एक और एज आता है जिसमें कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म में तो ये था कि सामंतवादी लोग हो गए और उनके नीचे काम करने वाले, और उस समय सारी व्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। उसके बाद कैपिटलिज्म आता है जहाँ पे एग्रीकल्चर का ना यूज हो करके तमाम फैक्ट्रीज लगा, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आए, फैक्ट्री ओनर्स में, तो उन्होंने कैसे जो है, फैक्ट्री मालिक ने कैसे फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रीट किया, कैसे जो है ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखा, और कैसे उनको, वेयर द लेबर कम्युनिटी उनको क्या कहा गया, प्रोलिटेरियट कहा गया, वर्क देयर लाइव्स ऑफ ओनली फॉर द रूलिंग क्लास, और जो बुर्जुआ थे उनको क्या कहा गया, रूलिंग क्लास। ऑल दिस थिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि प्रोलिटेरियन क्या है, बुर्जुआ क्या है। टू प्रॉफिट फ्रॉम देम, दिस इज द स्टेज वेयर मार्क्स एंड एजेस कंपाइल। यह वही स्टेज था जहाँ पे मार्क्स और एंजिल आते हैं। इसका मतलब जब उस समय कैपिटलिज्म पूरे यूरोप में बहुत तेजी के साथ चल रहा था।
फ्रॉम द प्लाइट ऑफ वर्कर्स, और उन्होंने जो प्लाइट ऑफ वर्कर्स था उनके लिए बात किया कि ब्रिटिश फैक्ट्री में कैसे 14 घंटे काम कर रहे हैं, बट दे डिडंट गेट इवन अ सिंगल पेनी, या उतना नहीं देता कि बाय विच दे आर एबल टू रन देयर लाइवलीहुड। उसके बाद एक नई विचारधारा कैपिटलिज्म के बाद आती है जो सोशलिज्म है। इज द फ्रेज दैट मार्क्स बिलीव दैट द प्रोलेटेरियट्स वुड रिवोल्ट। यह एक ऐसा फ्रेज है जिसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोलेटेरियट वर्ग का जो सर्वहारा वर्ग है उसके लिए बात किया, और उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए और अपने जस्टिस की बात करना चाहिए, और जो इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है, जो डिस्पैरिटी है, जो गैप है, जो क्लास डिस्टिंक्शन है, और जो इक्वल वेल्थ का डिवीजन नहीं हो रहा, इस सब पर बात करना चाहिए। तो ये 5 स्टेजेस उन्होंने बताए कि सोशलिज्म आने में 5 चरण से गुजरना पड़ा, जो हम लोग पहले भी लिटरेचर में इसको देखते हैं। इनका की प्रिंसिपल्स क्या है? देयर आर 2 ऑब्वियस डिवीजन इन द कैपिटल सोसाइटी। एक तो ये सब आप पहले भी डिस्कस की प्रिंसिपल्स में क्या है, एक तो बुर्जुआ सोसाइटी है। बुर्जुआ जो है वो रूलिंग है, वो किसके ऊपर रूल करती है? प्रोलिटेरियट के ऊपर रूल करती है। और जो बुर्जुआ वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और इसके अलावा वो रूल प्रोलिटेरियट का। प्रोलिटेरियट क्या है? प्रोलिटेरियट आपका जो है, हाँ, आप कह सकते हैं कि वर्कर्स वगैरह हो गए, उनका है। तो जो बुर्जुआ दे एक्सप्लॉइट देम, दे स्ट्रेच देयर राइट, दे डोंट जस्ट शेयर नेचुरल रिसोर्सेज, वेल्थ एंड अदर थिंग्स, उसके साथ नहीं शेयर करते। इन्हीं 2 चीजों को लेकर के मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई है। कौन सा? बुर्जुआ प्रोलेटेरियट, उनके बीच का रिलेशन। The bourgeois enjoyed the power to control the toiling masses। जो टॉयलिंग का मतलब यहाँ हार्ड लेबर करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले जो पूरा समूह था, उनको कंट्रोल किया किसने? बुर्जुआ ने। कम पैसा, वेजेस उनको कम पैसा दिया, वर्क लिविंग दे बहुत ज्यादा काम लिया, टू इवन रिप्लेसमेंट्स इन द फ्यूचर। और जब जरूरत पड़ी वो काम के लायक नहीं थे, कमजोर हो गए, तो उनको क्या किया? निकाल दिया। फिर जो ताकतवर थे उन्हीं के समाज से ताकतवर लोगों को ले लिया। लेकिन वो बुढ़े थे, ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री कितना भी ओल्ड हो जाएगा वो तब भी अपना ओनरशिप वहां पे जब तक जिंदा है उसका चलता रहता है, वो रिप्लेस नहीं होता। The farmer had access to modern equipment and tools to make work easier and quicker, leaving the laborer with low wages and adding more profits to themselves। इसके अलावा फार्मर्स वगैरह बहुत सारा थे, वो ये चाहते थे कि कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट टाइप मशीन्स का यूज हो, और उस मशीन से हम तमाम चीजों को करें। तो उस मशीन ने भी तमाम बेरोजगारी को लाया, और जो अनट्रेंड लेबर थे, जो अनट्रेंड थे, अनस्किल्ड लेबर थे, उन सब चीजों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उनकी जगह से ऐसे लोगों को लाया गया जो उनको ज्यादा फायदा पहुंचा सके। तो एक ऐसा क्लास डेवलप हुआ जो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे बहुत तेजी के साथ हुआ, या बहुत तेजी के साथ बेरोजगारी बढ़ी, जो अनएम्प्लॉयड वो लोग रह गए। The never-ending heavy labor left the workforce with a feeling of alienation। और क्या हुआ कि सोसाइटी में या उन्हीं लेबर क्लास में एक एलियनेशन ने जन्म लिया, अकेलापन, कि हमें नो वन इज आस्किंग अस, हम अकेले रह गए और बाजार के लायक नहीं रह गए। और इस चीज को क्या कहा गया? स्ट्रेच लेबर, द टास्क। The never-ending heavy labor left the workforce with a feeling of alienation from the task, stress labor, and even humanity focusing on the ills। और कई जगहों पर उनको सरेंडर करना पड़ा। बहुत सारी जगह ऐसी थी जिसके लिए वे सूटेबल नहीं थे, फिट नहीं थे, तो उनको हटा दिया गया। द पीपल यूज द मशीन, द पीपल टुक स्किल्ड लेबर। तो लेबरों की जमात में भी एक ऐसी जमात खड़ी हो गई जो अनएम्प्लॉयड थी, काम नहीं था, एलियनेटेड थे, और उसके बाद उनके अंदर जो है एक ऐसा फीलिंग डेवलप हुआ कि लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, और हमें जो है सरेंडर करना पड़ता है, हमारा अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी उनको ज्यादा अपील की, एंड दे स्टार्टेड टू गेदर अंडर द बैनर ऑफ मार्क्सिज्म। द कैपिटलिज्म यूज्ड एवरी मीडियम। अब एक चीज मतलब है कि जो कैपिटलिज्म वो हर मीडियम यूज करता केवल पैसा प्राप्त करने के लिए। द कैपिटलिज्म यूज्ड एवरी मीडियम, बी इट रिलीजियस, एजुकेशनल, फिनेंशियल, टू इट्स फेवर टू मेंटेन पावर। एक अच्छी बात उन्होंने बताई जो आज भी सुटेबल है, कि सत्ता में रहने के लिए जो है क्या किया जाता है, हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वो रिलीजन का प्रोपागेंडा हो, चाहे एजुकेशन की लेके बात हो, चाहे फिनेंशियल हो। ये जितने सोर्सेस है सब पे कैपिटलिस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा था, और उन्होंने इसको क्या किया? अपने फेवर में किया, केवल मेंटेन पावर में को मेंटेन करने के लिए। This means every action and need of the laborers are dependent on the power of the
कैपिटलिस्ट, और उन्होंने इस चीज को डेवलप कर दिया कि कैपिटलिस्ट ही है जिसकी वजह से लेबर एग्जिस्ट करता, जबकि ये था कि लेबर की वजह से कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने डिफिनेशन ही बदल दिया। एंड दे टोल्ड द लेबरर्स दैट यू एग्जिस्ट इन सोसाइटी बिकॉज वी प्रोवाइड यू रिसोर्सेज, वी गिव यू काम, वी गिव यू एम्प्लॉयमेंट, आपको मैं देता हूँ। दिस थिंग्स केम। कैपिटलिज्म मेड मैन प्रायोरिटीज, कैपिटलिज्म ने हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है सर। आवाज अब जा, हाँ सर आ रही है। आवाज जा रही है? जी सर। ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये सारे, ठीक, ओके, तो ये सारा का सारा उन्होंने किया। और कैपिटलिज्म जो होता है इसको जो प्रायोरिटी देता है, कैपिटलिज्म मेड मैन प्रायोरिटाइज मनी। इन्होंने मैन को महत्व नहीं दिया, बल्कि मैन के ऊपर किसको महत्व दिया? मनी को महत्व दिया ओवर लव एंड अदर इमोशंस। ये सब तो बहुत सिंपल सा चीज है कि कैपिटलिज्म है तो उनके लिए मनी इंपॉर्टेंट है, लव का, इमोशंस का कोई तरजीह नहीं है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन से, और ये चीज वहां पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, द सॉलिटरी रीपर करके जो है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स तो बाद में आए, लेकिन कार्ल मार्क्स से पहले इस तरह की बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में कहा। छायावादी कवि में वो एक ऐसे कवि है जो आम आदमी के बारे में उन्होंने लेकर के बात किया है। उनका कई पोयम ऐसी है जिसमें इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। लूसी को ही आप देख सकते हैं लेकर के कैसे उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की बात की, उसको लेकर के बात की है। सो कार्ल मार्क्स ने उन्होंने कहा कि यह एक जो कॉन्शसनेस है, फाल्स कॉन्शसनेस है। फाल्स कॉन्शसनेस क्या है कि मैन नहीं इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज की लव और उसका क्या नाम है कि रिस्पेक्ट का या इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सब चीज क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा, सब कुछ मैकेनाइज हो जाएगा। इस थियरी को कार्ल मार्क्स ने बहुत ज्यादा विरोध किया कि हर चीज मटेरियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो इनइक्वालिटीज है, और ये इनइक्वालिटीज किसके किसके बीच में है? प्रोलिटेरिएट के बीच में है। इससे इंफ्यूरिएट प्रोलिटेरिएट हो रहा है। इंफ्यूरिएट का मतलब उनमें गुस्सा आ रहा है, और जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए। या जो है इस इंफ्यूरिएट को नहीं खत्म किया जाएगा तो वो एक रिवोल्यूशन में तब्दील हो जाएगा, क्रांति में तब्दील हो जाएगा। और जब क्रांति में तब्दील हो जाएगा तो कैपिटलिज्म का एबोलिशिंग हो जाएगा, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। द आउटकम ऑफ द रोटेलिएशन क्या है, एक मिनट, या द आउटकम ऑफ द रिटेलिएशन, रिटेलिएशन प्रतिशोध। और ये जो प्रतिशोध होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड बी क्लासलेस एंड इक्वल सोसाइटी। जब लेबर क्लास जागेगा, अपने राइट्स की बात करेगा, सड़क पे उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो सोसाइटी में कौन सा क्लास होगा? क्लासलेस सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी का जन्म होगा। देन यू सी की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म है, socialism है, and then communism है। The three terms often cause confusion among people, though they are similar in some वो सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अभी आप में से किसी ने पूछा भी था, ये सब चीजें रही है। उसमें ये तीनों शब्द किसके अगेंस्ट में? ये तीनों शब्द कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आए हुए हैं। बाकी इसमें उन्होंने बताया कि जो सोशलिज्म है वो कहता है कि जो ओनरशिप होना चाहिए, सोशलिज्म इंसिस्ट ऑन कॉमन ओनरशिप, कि जो कुछ ही घराने या कुछ लोग मालिक बन बैठे हैं, मालिक का राइट हर आदमी को होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल संपत्ति केवल कुछ घरानों में चली जाए। विद वेल्थ एंड लैंड व्हाइल स्टिल अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू ओन असेट्स प्राइवेटली। और वो कहता है हर आदमी को राइट दिया जाए कि वो अपने पास अपनी संपत्ति इकट्ठा कर सके। ऐसा ना हो कि केवल कुछ को ही ये राइट्स हो, नो नॉट एट ऑल।
तो दीज थिंग्स यू फाइंड कि उसमें उन्होंने बताया कि किन किन चीजों का, कि एक तो ओनरशिप किसके हाथ में हो, कॉमन आदमी के हाथ में हो, ओनरशिप केवल पार्टिकुलर घराने के हाथ में ना हो, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का राइट सबके पास हो, सबको अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, जस्टिस की ये चीजें। और फिर क्या चीज किया गया, इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिवार्ड पीपल बेस्ड ऑन द लीव ऑफ कंट्रीब्यूशन। और सबको जो क्या किया जाए कि उनको जो कंट्रीब्यूट किया जाए और अवार्ड दिया जाए जिसका जैसा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो। देन यू फाइंड कि ये सब क्या है, मार्क्सिज्म है और सोशल और प्राइवेट प्रॉपर्टी का अब्सेंस हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी ना, सारी प्रॉपर्टी सरकारी हो, उस सरकारी प्रॉपर्टी पर सबका अधिकार हो। जैसे प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस खुल जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चल रहे हैं, वाई सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, वाई सेल्फ फाइनेंस टीचर्स, वाई सेल्फ फाइनेंस दिस थिंग। और पता चले जितनी प्रॉपर्टीज है, सरकारी प्रॉपर्टीज जो थी वो भी सब बेच दी जा रही है, ये जो कर दो वो कर दो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, जस्ट ऐसे कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जब भी पढ़ेगा या पढ़ाया जाएगा तो ये चीजें होगा ना कि पता नहीं सारा एयरपोर्ट हम अडानी घराने को देते, हमें कहीं जाना हो तो हमें टिकट है अडानी के शमीर, तुम कहे जाओगे, तुमको हम जाने ही नहीं देंगे, यू डोंट नीड, यू आर नॉट अलाउड। तो बट अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो वो हमारा रिसोर्स है, ना जनता का रिसोर्स है होगा। तो इससे ज्यादा कंट्रोल ऑफ सच एसेट बी ओनली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। और वो किसके हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द पीपल विद ऑल द नेसेसिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिकल एड्स एंड हाउसिंग। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को सारी सुविधा प्रोवाइड कराए, एजुकेशन, मेडिकल एड्स और हाउसिंग की, ये उसका नहीं। Though an absolute socialist or communist country or democracy is still impossible, कह रहे absolute socialist या कम्युनिस्ट होना संभव नहीं है। Some countries have managed to set up such governments using maximum efforts. Some of the countries that follow communism, जैसे कुछ कंट्रीज है जो कम्युनिज्म को फॉलो करे, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब फॉलो कर रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन। लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी आपको, चाइना में कौन सा डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म तो है लेकिन चाइना। क्रिटिसिज्म और मार्क्सिज्म थियरी, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया मार्क्सिज्म थियरी को। देयर हैव ऑलवेज बीन डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज अबाउट अराउंड मार्क्सिज्म। एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज द स्टेट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्स नॉट कमिंग ट्रू। कुछ लोग कहते हैं मार्क्सिज्म कोई सत्य नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, देयर हैज बीन नो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट कम्युनिटी एज मार्क्स प्रेडिक्टेड। इन फैक्ट द फ्यू कंट्रीज दैट डिड फेस सोशलिस्ट प्रोटेस्ट वर स्टिल हुआ। ये कहा गया कि जो लोग जो है सोशलिज्म पे चले हैं वो आज भी गरीब ही रह गए, और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज रही है वही हावी हुई है। इसलिए हावी हुई है कि ज्यादातर दुनिया के लोग कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के हो गए, तो एक मार्केट उन्हीं ने खड़ी कर ली, उन्हीं के हाथ में सत्ता है, पावर है। इसीलिए कैपिटलिज्म चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप, हर जगह कैपिटलिज्म रहा। Marx also stated that more and more competitions in the industries would lead to the unemployment. जितना कंपटीशन होगा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन अगर आज इतना हो रहा तो कल हम सोचेंगे और प्रोडक्शन कर ले, तो पता चली रात में भी काम कराया जा रहा है लेबर से, और तमाम काम कराया जा रहा है। जैसे से अभी आपने पढ़ा होगा कि कानपुर में एक होजरी का बड़ा मार्केट है जिसमें जो आग लग गई थी तमाम तरह का, तो उसमें क्या दिन रात फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे तमाम चीजें, और खासकर सीजन के समय त्योहार आते तब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता उनको, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीजें, वो सब चीजें तो उसमें सारा चीज वो नष्ट हो गया। तो ये कंपटीशन की जो भावना आती है कि कंपटीशन की भावना लोग ज्यादातर इकट्ठा करते हैं, चाहे धन इकट्ठा करना हुआ, चाहे कोई और चीज इकट्ठा करना हुआ, एक कंपटीशन ही है कि उनके पास इतना है तो हमारे पास उससे कम क्यों है। जबकि गांधी जी कहा करते थे कि अपने से नीचे को देख करके आप अपना जीवन जीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना ज्यादा है। Karl Marx also stated that more and more competition in the industries, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। they have been only advantages, अगर जितना कंपटीशन होगा उसमें केवल एडवांटेजेस होगा in dividing the unemployment opportunities. Regardless of the criticism that the philosophy has been receiving, there is truth to it. Marxism has definitely made us think. खुश हो या ना हो, इस आइडियोलॉजी ने हमें थिंकिंग करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए तो जरूर मजबूर कर दिया कि समाज जो हम जी रहे हैं कहाँ तक सही है। What are Marxism's example? The work scenario where the laborers earn in peanuts, whereas the owner of the same organization takes the profit without investing much of his manual effort, is an example of the theory dealt in Marx's definition.
ये मार्क्स डिफिशिएंट का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई अगर ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे कम पैसा लगा करके उस इंडस्ट्री का मालिक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और वहीं पर दिन रात जो लेबर क्लास का है वो लगातार काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यह क्या है? यह संपत्ति का इनइक्वल डिवीजन है, और ये मार्क्सिज्म का एक उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क्सिज्म इंपॉर्टेंट मॉडर्न वर्ल्ड? मार्क्सिज्म थियरी इनकरेजेस वन टू क्वेश्चन द आइडियोलॉजीज ऑफ कैपिटलिस्ट। कुछ हो या ना हो, या इसलिए इंपॉर्टेंट तो जरूर है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है आप उससे क्वेश्चन करिए और उससे कहिए कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कितना फायदा हुआ समाज का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने क्या दिया। ये मार्क्सिज्म की देन है जो जेएनयू को, नेहरूवियन आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसी की देन है जो कि तमाम जो है आईआईटी उस समय खोले गए। कारण है कि इसमें जो है गवर्नमेंट की इसमें फीस कम है, और जो है मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हाथों में खोले गए हैं। 5 साल की एमबीबीएस डिग्री की लेने के लिए आपको कम से कम 80 लाख रुपए देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो रहा है डॉक्टरी की पढ़ाई में, जो मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हाथों में है। जैसे अगर आप बीएड कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको फीस 5,000 6,000 देनी पड़ रही है। वही बीएड अगर आप कर रहे हैं तो सेल्फ फाइनेंस में आपको 2 साल की 1 लाख देनी पड़ रही है। आप इसी से कंपेरिजन कर लीजिए कि क्यों कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट में बात करना चाहिए। क्या आप पे कर पाए? अभी जब सीयूईटी के तहत हुआ था कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट, तो देख के काफी बुरा लगा कि बिहार की एक लड़की काफी टॉप की थी कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट लास्ट ईयर में, और वो गई थी डीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो टॉपर थी, फिर भी एडमिशन नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई। 1 साल की फीस 30,000 कर दी गई थी, तो 4 साल में या 3 साल का जो ग्रेजुएशन था 1 लाख उसको जमा करना था, और वो नहीं जमा कर पाई, उसको नहीं एडमिशन ली, उसके फादर उसका वापस चले गए। तो दिस इज द सिस्टम वी आर लिविंग। What is Marxism Leninism? Marxism और लेनिनिज्म वी नो की एज वेल। लेनिनिज्म ये कार्ल मार्क्स लेनिन की का जो विजन है मार्क्स को लेकर के जो रूस में आया, वही आपका ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है। What is neo-Marxism? Neo-Marxism is a development of Marxist ideology combined with those of Marx, Weber, considering the chess of 20th century। जो 20th सेंचुरी में जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है और उसमें वेबर को भी जोड़ा गया, वो जो सोसाइटी डेवलप हुई है, दैट इज द नियो मार्क्सिज्म। इस पर भी बात हो सकती है। What is the difference between Marxism and communism? Marxism is a theory। जो मार्क्सिज्म है यह एक थियरी है, एंड एन आइडियोलॉजी, यह एक आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म इज एन इम्प्लीमेंटेशन। कम्युनिज्म उसी थियरी का इम्प्लीमेंटेशन है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करते हैं, उस थियरी को कैसे इम्प्लीमेंट करें, वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका कम्युनिज्म हो जाता है। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस सेशन में आया होगा, और यू नाउ गॉट इट। you can just send me your quick response। आप मुझे अपना दे सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक कि इससे आपको काफी आसान हो जाएगा समझना। अभी थोड़ा सा तो पूरा समझ में आ गई है, उसके फेजेस भी समझ में आ गए कैसे कैसे आया है, बट देयर सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बात करूंगा उसको लेकर। Thanks for joining me. Thanks for giving your beautiful company. Thanks Manisha. Thanks Suman. Thanks Archana, Balsi, Krish. Thanks to all of you. Thanks Archana. Thanks so much.